स्वागत एवं अभिनंदन है मेरे प्यारे बच्चों। संगम अकादमी के YouTube चैनल में मैं हूँ श्रीवास्तव। आज हम अपने प्यारे बच्चों के लिए अगला टॉपिक लेकर के आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। तो आइए हम आर्टिकल पर चर्चा कर लेते हैं। इसके बारे में हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। आर्टिकल के जो भी रूल रेगुलेशन है उसकी बात तो हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग आज की क्लास में आर्टिकल ए एंड द के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो आर्टिकल, सबसे पहले आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल का नाम आते ही हमारे माइंड में एक बात आ जाती है कि आर्टिकल ए एंड द तीन होते हैं। इन्हीं के बारे में हमें आर्टिकल में पढ़ना है। तो आर्टिकल ए एंड द के बारे में हमें पढ़ना है। अगर आपके दिमाग में यह प्रश्न बने कि आर्टिकल का मीनिंग क्या होगा, मीनिंग जान लेते हैं। तो मैं सबसे पहले यह बता दूं कि देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं लैंग्वेज, भाषा। समझिए इस बात, भाषा में मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम आर्टिकल का मीनिंग आपको बता देते हैं तो आपको आर्टिकल आ जाएगा। आर्टिकल में कहीं अब आपसे कोई चूक नहीं होगी। मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है। लैंग्वेज में मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, मीनिंग से लेना देना नहीं है। लिटरेचर में हमें मीनिंग को ध्यान रखना होता है। ग्रामर सेक्शन में अगर कहा जाए तो ग्रामर सेक्शन में आर्टिकल के मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी मीनिंग की बात की जाए तो मीनिंग, किसी भी वर्ड को हम तीन प्रकार से सेंटेंस में यूज करते हैं। मीनिंग के आधार पर, उसके सेंस के आधार पर और उसके टोन के आधार पर हम तीन प्रकार से किसी शब्द का प्रयोग सेंटेंस में करते हैं। तो मीनिंग के आधार पर, सेंस के आधार पर, टोन के आधार पर शब्दों का प्रयोग बदलता जाता है। अर्थात मैं यह बताना चाह रहा हूं कि प्रयोग के आधार पर आर्टिकल का अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे आर्टिकल का मतलब, जब आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे तो आर्टिकल का मीनिंग आपको लिखा हुआ मिलेगा अनुच्छेद। लिटरेचर में पढ़ेंगे तो आर्टिकल का मतलब आपको पढ़ने को मिलेगा वस्तु, सामान। आर्टिकल का एक और भी मतलब होता है, आर्टिकल माने लेख, जिसको हम निबंध कहते हैं। तो आर्टिकल मतलब लेख भी होता है। आर्टिकल को एक शब्द वर्ग भी हम कह सकते हैं। आर्टिकल को हम पूर्व पद भी कहते हैं। तो इसका कई मीनिंग हो सकता है। अलग अलग जगह पर यूजेस के आधार पर, मीनिंग, सेंस और टोन के आधार पर हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। खैर, आर्टिकल के मीनिंग से हमें कोई लेना देना नहीं है। आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद भी होता है, लेख भी होता है, निबंध भी होता है। आर्टिकल मतलब वस्तु भी होता है, सामान भी होता है, एक शब्द वर्ग भी होता है, पूर्व पद भी होता है। ये तो हम सेंटेंस में यूज के आधार पर प्रयोग करते हैं इसका। खैर, हम आगे बढ़ते हैं तो एक प्रश्न आता है सबसे पहले कि आर्टिकल ए एंड द में THE को कब हम द पढ़ते हैं और कब हम दी पढ़ते हैं। तो बहुत इजी है, बहुत सरल है, कभी एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन आप एक कॉम्पिटिटर है तो कॉम्पिटिटर होने के नाते आपको तो पता होना ही चाहिए। तो इसके लिए नियम होता है कि जब THE का प्रयोग हिंदी के वॉवेल साउंड के पहले होता है तो हम THE को दी पढ़ते हैं। जब THE का प्रयोग हिंदी के वॉवेल साउंड के पहले होता है तो हम THE को दी पढ़ते हैं। जैसे लिखा हुआ है इंक पॉट, तो इंक पॉट के पहले TH आएगा तो यहां पर हम इसे दी पढ़ेंगे क्योंकि यह हिंदी के वॉवेल साउंड से स्टार्ट हुआ। लेकिन यदि हिंदी के कंसोनेंट साउंड से पहले THE का प्रयोग होता है तो कंसोनेंट साउंड से पहले THE का प्रयोग होगा तो हम इसे द पढ़ते हैं। जैसे कहा जाए वॉश,
बॉय के पहले PHE को हम द पढ़ेंगे, क्योंकि बॉय यह हिंदी के कंसोनेंट साउंड से आरंभ हुआ। तो यह बात स्पष्ट हो गई कि जब हिंदी के कंसोनेंट साउंड से पहले PHE का प्रयोग होता है, जैसे कहा जाए गर्ड, गर्ड के पहले PHE को हम द पढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि गर्ड हिंदी के कंसोनेंट साउंड से आरंभ हो रहा है। जैसे कहा जाए एप्पल, एप्पल हिंदी के यह वावेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो एप्पल के पहले हम PHE को दी पढ़ेंगे। तो बात की आपको समझ में आ गई कि हिंदी के कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम दी पढ़ेंगे PHE को, हिंदी के वावेल साउंड से पहले हम PHE को दी पढ़ेंगे, और हिंदी के कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम PHE को द पढ़ेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम आपको यह बता दें कि अ माने होता है एक, ए माने होता है एक, और द का अपना कोई मीनिंग नहीं होता। आप जब डिक्शनरी में देखेंगे, खोजेंगे इसका मीनिंग, तो द का अपना कोई मीनिंग लिखा हुआ नहीं मिलेगा। द को डिक्शनरी ऐसे एक्सप्लेन कर देती है कि द डेफिनेट्स सम नाउन, यानी द नाउन्स को डेफिनेट कर देता है। द डेफिनेट्स द नाउन, द किसी नाउन को डेफिनेट कर देता है। मतलब कि आर्टिकल द डज नॉट हैव इट्स ओन मीनिंग, द अपना कोई मीनिंग नहीं रखता। अ माने एक होता है और ए माने एक होता है, लेकिन आप याद रखिए कि अ माने एक होता है, एन माने एक होता है, और वन माने भी एक होता है। तो क्या हम जहां पर ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, क्या हम वहां पर वन का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं। जहां पर हम ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, वहां पर हम वन का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ए एन की चर्चा ही नहीं होती, वन से हम काम चला लेते। क्योंकि वन का प्रयोग तो हम सभी के साथ कर लेते हैं, वहां पर कॉन्सोनेंट और वावेल से कोई लेना देना ही नहीं है। इसके पीछे रीजन यह है कि वन जब हम प्रयोग करते हैं तो वन माने एक तो होता है, लेकिन वन का प्रयोग हम तब करते हैं जब वह संज्ञा शब्द जिसके पहले हम वन लगाने जा रहे हैं उसके बारे में हम पहले से फेमिलियर होते हैं, पहले से हमारे पास जानकारी होती है, तो हम उस नाउन के पहले वन का प्रयोग करते हैं। लेकिन ए एन का प्रयोग किया जाता है एनी वन के सेंस में, ए एन का प्रयोग किया जाता है एनी वन के सेंस में। जैसे कहा जाए दिस इज अ मार्कर, सेंटेंस यह सही। अ मार्कर यानी अ का प्रयोग यहां पर एनी वन के सेंस में हुआ। अगर इसी को लिख दिया जाए कि दिस इज वन मार्कर, तो यह सही नहीं है। दिस इज वन मार्कर अगर लिख देंगे तो यह सही नहीं है, क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा कि इसका भी अर्थ निकल रहा है एक, यह एक मार्कर है, लेकिन यह मार्कर है एक ऐसा मार्कर है जिसको मैं पहले से जान रहा, और बात की जा रही है कि यह एक मार्कर है। मतलब कोई भी मार्कर हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो किसी भी नाम का मार्कर हो, एक मार्कर की बात हो रही है जो कि मेरे पास है। तो यहाँ पर अ का प्रयोग एनी वन के सेंस में किया गया है, और दिस इज वन मार्कर यानी यह एक मार्कर है, लेकिन यह मार्कर जिससे हम पहले से फेमिलियर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिस इज वन मार्कर नहीं सही होगा, दिस इज अ मार्कर, यह एक मार्कर है, यानी किसी भी एक मार्कर की बात की जा रही है। तो आप इस प्रकार से याद रखेंगे कि ए एन का प्रयोग एनी वन के सेंस में किया जाता है, लेकिन वन का प्रयोग हम तब करते हैं उस संज्ञा शब्द के पहले करते हैं जिससे हम पहले से फेमिलियर होते हैं, पहले से परिचित होते हैं।
आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम आपको यह बता दें कि ए एन और द, इसको हम आर्टिकल कहते हैं, आर्टिकल के नाम से जानते हैं। और आर्टिकल का जो बेसिक नेचर होता है, आर्टिकल का बेसिक नेचर होता है कि यह एडजेक्टिव में आपको पढ़ना होता है। आर्टिकल को एडजेक्टिव में रखा जाता है, एडजेक्टिव का ही एक कह लीजिए सेक्शन है, अर्थात ए एंड द का प्रयोग हमें एडजेक्टिव के रूप में पढ़ना है। और एडजेक्टिव के रूप में कहने का मतलब यह है कि ए एंड द का प्रयोग हमें नाउन के पहले करना होगा, अर्थात नाउन के संदर्भ में हमें पढ़ना होगा। और यह बात भी आप हमेशा के लिए याद रखिए कि ए एंड द का प्रयोग हमेशा किसी नाउन के पहले ही किया जाता है। इस बात को ऐसे याद रखिए कि ए एंड द के पश्चात पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन का आना तय है, क्योंकि ए एंड द को हम एडजेक्टिव के रूप में पढ़ते हैं, और एडजेक्टिव के रूप में पढ़ते हैं यानी किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, अर्थात ए एंड द किसी प्रोनाउन को तो क्वालिफाई करेगा नहीं, नाउन को क्वालिफाई करेगा, अर्थात ए एंड द का प्रयोग नाउन के पहले किया जाएगा। अर्थात इसी बात को हम याद कर लेंगे कि इस प्रकार से याद रखेंगे कि ए एंड द के पश्चात हमेशा पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में किसी न किसी नाउन का प्रयोग होना अनिवार्य होता है। लेकिन ए एंड द के पश्चात हमेशा नाउन आए यह कह देना उचित नहीं है। ए एंड द के बाद किसी न किसी नाउन का होना अनिवार्य है, लेकिन ए एंड द के तुरंत बाद हमेशा नाउन ही आ जाए, ए एंड द के तुरंत बाद हमेशा नाउन ही आ जाए, यह कहना उचित नहीं होगा, जस्टिफाइबल नहीं होगा। आइए इस बात को हम समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल है, दिस इज अ मार्कर, यह एक मार्कर है। मार्कर पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नाउन है। आर्टिकल नाउन को बता रहा है, नाउन को बता रहा है, एडजेक्टिव कहलाएगा, अर्थात हमें नाउन के संदर्भ में अर्थात एडजेक्टिव के रूप में ही पढ़ना है। इसी रूप में हमें ए एंड द का प्रयोग समझना है। और यह बात स्पष्ट हो गई कि ए एंड द के पश्चात किसी न किसी नाउन का आना अनिवार्य होता है, लेकिन ए एंड द के तुरंत पश्चात नाउन आ जाए यह कह देना जस्टिफाइबल नहीं होगा। जैसे अगर इसी सेंटेंस को हम लिख लेते हैं, दिस इज अ फाइन मार्कर, दिस इज अ फाइन मार्कर, यह एक अच्छा मार्कर है। मार्कर पार्ट्स ऑफ स्पीच में से है नाउन, फाइन बता रहे हैं मार्कर को, मार्कर नाउन है, नाउन को बताएगा, एडजेक्टिव कह रहा है, और यहां पर आर्टिकल तो एडजेक्टिव के पहले आते हैं। तो यह याद कर लेना कि आर्टिकल के तुरंत बाद नाउन आ जाएगा यह सही नहीं है, लेकिन आर्टिकल के बाद हमेशा किसी न किसी नाउन का आना तय है। जैसे इसी सेंटेंस को हम लिख लेते हैं, दिस इज अ वेरी फाइन मार्कर, दिस इज अ वेरी फाइन मार्कर। मार्कर पार्ट्स ऑफ स्पीच में से होगा नाउन, फाइन बता रहा है मार्कर को, मार्कर नाउन है, नाउन को बताएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। वेरी बता रहा है फाइन को, फाइन एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को बताएगा, एडवर्ब कहलाएगा। यहां पर तो एडवर्ब के पहले आर्टिकल आता है। तो यह याद कर लेना कि ए एंड द के तुरंत पश्चात नाउन आ जाए यह सही नहीं है, लेकिन ए एंड द के पश्चात हमेशा किसी न किसी नाउन का आना तय है। तो यहां से यह बात स्पष्ट हो गई कि हमें आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नाउन के संदर्भ में पढ़ना है, यानी नाउन के पहले कब हम ए लगाएंगे, कब हम एन लगाएंगे, कब हम द लगाएंगे,
नियम को हमें समझना है, यानी ए एंड द के पश्चात हमेशा किसी न किसी नाउन का होना अनिवार्य है, लेकिन ए एंड द के तुरंत पश्चात नाउन आ जाए यह सही नहीं होगा कहना, यह जस्टिफाइबल नहीं होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां से एक बात स्पष्ट हो गई कि ए एंड द का प्रयोग हमें नाउन के संदर्भ में पढ़ना है। नाउन के पहले हमें पढ़ना है कि कब ए लगाएंगे, कब एन लगाएंगे और कब द लगाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं तो ए एंड द के बारे में यह जानते हैं कि ए एंड द दो प्रकार के होते हैं, यानी आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डेफिनिट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। There are two types of article. आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल जिसको हम द कहेंगे, द को डेफिनिट आर्टिकल कहेंगे। और नेक्स्ट होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। और इनडेफिनिट आर्टिकल अर्थात ए तथा एन होता है। डेफिनिट आर्टिकल द होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल ए तथा एन होता है। डेफिनिट आर्टिकल इनडेफिनिट आर्टिकल का डेफिनेशन आप स्वतः ही बना सकते हैं। वही डेफिनिट आर्टिकल का डेफिनेशन आपको यहां से मिल जाएगा कि द आर्टिकल दैट इज यूज्ड बिफोर डेफिनिट नाउन इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल। और इनडेफिनिट आर्टिकल का डेफिनेशन आपको यहां से पता हो जाएगा कि द आर्टिकल दैट इज यूज्ड बिफोर इनडेफिनिट नाउन इज कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल। तो डेफिनेशन तो आप स्वतः ही यहां से बना सकते हैं। डेफिनेशन आपको मिल गया, द आर्टिकल दैट इज यूज्ड before definite noun the article that is used before definite noun is called definite article। The article that is used before definite noun is called definite article। अब प्रश्न ये बनता है कि डेफिनिट नाउन को हम कैसे पहचानेंगे। तो यह हमारी और आपकी समस्या नहीं है, यह सेंटेंस डिसाइड करेगा कि सेंटेंस में आने वाला नाउन डेफिनिट तरीके से आया है कि इनडेफिनिट तरीके से आया है। यह सेंटेंस डिसाइड करेगा, यह हम और आप डिसाइड नहीं करेंगे। अर्थात स्पष्ट है कि जब नाउन का प्रयोग वाक्य में डेफिनिट तरीके से होगा तो उसके पहले हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। और इनडेफिनिट आर्टिकल का डेफिनेशन भी यहां से आपको मिल गया, द आर्टिकल दैट इज यूज्ड बिफोर इनडेफिनिट नाउन indefinite noun is called indefinite article। The article that is used before indefinite noun is called indefinite article। अर्थात वह आर्टिकल जिसका प्रयोग इनडेफिनिट नाउन के पहले किया जाता है उसे हम इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और यह हमारी और आपकी समस्या नहीं है कि वाक्य में आने वाला नाउन इनडेफिनिट तरीके से आया है कि डेफिनिट तरीके से आया है। यह सेंटेंस डिसाइड करेगा, यह हम और आप डिसाइड नहीं करेंगे। तो यहां से डेफिनेशन आपको पता चल गया कि डेफिनिट आर्टिकल हम किसे कहेंगे और इनडेफिनिट आर्टिकल किसे कहेंगे। लेकिन इस डेफिनेशन को जान लेने से आपको ए एंड द का यूज नहीं समझ में आ जाएगा। तो आइए हम इसी बात को एक दूसरे तरीके से बता देते हैं। आइए हम इस बात को एक दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है बॉयज,
तो क्या हम बॉयज के पहले ए अथवा एन में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं? जी नहीं। बॉयज के पहले हम ए अथवा एन में से किसी का भी प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बॉयज है प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। बताइए कि क्या वाटर के पहले हम ए अथवा एन में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं? जी नहीं। वाटर के पहले भी हम ए एन में से किसी एक का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वाटर होता है अनकाउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम ए अथवा एन का प्रयोग नहीं कर सकते। तो आगे अगला एग्जांपल हम देख लेते हैं। क्या हम बॉयज के पहले ए अथवा एन का प्रयोग कर सकते हैं? जी हाँ, बॉयज के पहले हम ए अथवा एन में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये बात की बात है कि आपको पहले से पता है कि बॉय के पहले हम अ का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग नहीं करते हैं। अब यह तो हम ए एन का यूज बताएंगे, वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे, वहां पर बात करेंगे। लेकिन बॉय के पहले हम ए अथवा एन में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बॉय सिंगुलर है। अर्थात एक बात निष्कर्ष के रूप में हमें मिल गई कि हम ए एन का प्रयोग करने से पहले इस बात को जस्टिफाई कर लेंगे कि जिसके पहले हम ए एन लगाने जा रहे हैं वह सिंगुलर है कि नहीं है और साथ में काउंटेबल भी है। अर्थात निष्कर्ष हमें मिल गया कि जिस नाउन के पहले हम ए अथवा एन का प्रयोग करेंगे उसका सिंगुलर होना अनिवार्य है और उसका काउंटेबल होना अनिवार्य है। अब इस बात को हम यहां नोट कर लेते हैं। डेफिनेशन से ज्यादा क्लियर हो जाएगा डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में। बाकी इस डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। निष्कर्ष हम लोगों को मिल गया कि हम ए एन का प्रयोग तभी करेंगे, उसी संख्या शब्द के पहले करेंगे जो सिंगुलर होगा प्लस काउंटेबल होगा प्लस नाउन तो होना ही है, लेकिन ए एन को हम इनडेफिनिट आर्टिकल के नाम से जानते हैं तो वह नाउन इनडेफिनिट तो होगा ही होगा और नाउन तो होना ही है। अर्थात स्पष्ट हो गई बात कि ये चार चीजें जब अप्लाई होगी तभी हम उसके पहले ए अथवा एन का नियम अप्लाई करेंगे। यानी कहां पर ए लगाना है, कहां पर एन लगाना है, इससे पहले हमें इतनी बातों को अप्लाई करना होगा कि जिसके पहले हम ए एन लगाने जा रहे हैं वह सिंगुलर है कि नहीं, काउंटेबल है कि नहीं, इंडेफिनिट है कि नहीं और नाउन है कि नहीं। जब इतनी बातें अप्लाई होगी तभी हम उसके पहले ए अथवा एन में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो यह बात समझ में आ गई होगी। आगे हम देखते हैं, क्या बॉय के पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल, बॉय के पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं और बॉय के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। यानी हम सिंगुलर नाउन के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। वाटर के पहले द का प्रयोग किया जा सकता है। बिल्कुल, वाटर के पहले भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं। तो निष्कर्ष के रूप में हमें मिल गया कि हम सिंगुलर नाउन के पहले भी द लगा सकते हैं, काउंटेबल नाउन के पहले भी द लगा सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी द लगा सकते हैं। और क्या हम बॉयज के पहले द लगा सकते हैं? बिल्कुल, बॉयज के पहले भी द लगा सकते हैं। अर्थात स्पष्ट हो गया कि हम प्लूरल नाउन के पहले भी द लगा सकते हैं। अर्थात एक बात यहां से निष्कर्ष के रूप में हमें मिल गई कि हम जिसके पहले द का प्रयोग करने जा रहे हैं वह सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। लेकिन द को तो हम डेफिनिट आर्टिकल के नाम से जानते हैं। यानी जिस नाउन के पहले हम द का प्रयोग करेंगे वह नाउन निश्चित रूप से डेफिनिट होगा और नाउन तो होना ही होना है, क्योंकि आर्टिकल ए एन का प्रयोग हमें एडजेक्टिव के रूप में पढ़ना है। अर्थात नाउन
के पहले कहां पर ए, कहां पर एन, कहां पर द लगाएंगे, इस रेफरेंस में पढ़ना है तो नाउन तो होगा ही होगा जिसके पहले हम ए एंड द का प्रयोग करेंगे। तो निष्कर्ष के रूप में हमें मिल गया कि जिसके पहले हम ए एंड द का प्रयोग करने जा रहे हैं वह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है, और डेफिनिट तो होना ही होना है और नाउन तो होना ही होना है जिसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो निष्कर्ष के रूप में हमें मिल गया कि हम ए एन का प्रयोग तभी करेंगे जब वो संज्ञा शब्द सिंगुलर होगा, काउंटेबल होगा, इंडेफिनिट होगा और नाउन तो होना ही होना है, तभी हम वहां पर ए एन का नियम अप्लाई करेंगे। अब ए एन का नियम क्या होता है ये बाद की बात है, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। और द का प्रयोग करने से पहले वह संज्ञा शब्द सिंगुलर या प्लूरल होना चाहिए, काउंटेबल या अनकाउंटेबल होना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए और नाउन तो होना ही होना है। जब इतनी बातें अप्लाई होगी तब हम उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, द का नियम लगाएंगे। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी कि आर्टिकल का प्रयोग डेफिनिट और इनडेफिनिट तरीके से दो प्रकार से हम करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो आगे हम इसके बारे में यह बता दें कि आर्टिकल का प्रयोग जब हम वाक्य में करते हैं तो आर्टिकल का प्रयोग वाक्य में दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है जेनेरिक या जनरलाइजिंग यूज ऑफ आर्टिकल और एक होता है स्पेसिफिक या रेस्ट्रिक्टिव यूज ऑफ आर्टिकल। तो आइए हम समझते हैं कि जेनेरिक या जनरलाइजिंग यूज ऑफ आर्टिकल क्या होता है और स्पेसिफिक या रेस्ट्रिक्टिव यूज ऑफ आर्टिकल क्या होता है। आइए हम इस बात को भी समझने का प्रयास करते हैं। हेडिंग आप लगा लेंगे आर्टिकल्स कैन बी यूज्ड इन टू वेज। आर्टिकल का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। पहला यूज है जेनेरिक और जनरलाइजिंग यूज ऑफ आर्टिकल। जेनेरिक और जनरलाइजिंग यूज ऑफ आर्टिकल। तो जेनेरिक या जनरलाइजिंग यूज ऑफ आर्टिकल होता क्या है इस बात को समझ लेते हैं। जेनेरिक या जनरलाइजिंग यूज ऑफ आर्टिकल का यह नियम कहता है कि जब वाक्य में किसी संज्ञा शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के पूरे जाति का अथवा पूरे समुदाय का बोध होता है तो ऐसे स्थिति में हम वहां पर आर्टिकल के जेनेरिक या जनरलाइजिंग यूज का प्रयोग करते हैं। फिर से आप मेरी बात को समझ लीजिए कि जब किसी वाक्य में किसी संज्ञा शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के पूरे जाति का या पूरे समुदाय का बोध होता है तो ऐसे स्थिति में हम वहां आर्टिकल के जेनेरिक या जनरलाइजिंग यूज का प्रयोग करते हैं। और जेनेरिक या जनरलाइजिंग यूज का नियम कहता है कि चाहे ए लगाइए, चाहे एन लगाइए, चाहे द लगाइए, सेंटेंस सही होता है। जैसे
एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। A dog is a faithful animal. एक कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। सेंटेंस लिखा हुआ है A dog is a faithful animal. एक कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। तो इस सेंटेंस को पढ़ने से स्पष्ट है कि एक कुत्ता एक वफादार जानवर होता है, अर्थात एक ही डॉग नहीं है पूरी दुनिया में जो कि वफादार डॉग है और शेष सभी अनफेथफुल है, ऐसा नहीं है। भाई दुनिया के सारे कुत्ते वफादार जानवर होते हैं, अर्थात स्पष्ट हो गया कि ऑल डॉग के द्वारा यहाँ पर ऑल डॉग्स का बोध हो रहा है, यानी डॉग के पूरे जाति का, पूरे समुदाय का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर जेनरिक या जनरलाइजिंग यूज कहलाएगा, और जेनरिक या जनरलाइजिंग यूज में चाहे ए लगाइए, चाहे एन लगाइए, चाहे द लगाइए, सेंटेंस बिल्कुल सही होता है। अब ये बात की बात है कि इतना तो आपको कॉमन सेंस है ही है कि डॉग के पहले आप एन का प्रयोग नहीं कर सकते। डॉग के पहले आप अ का ही प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग नहीं कर सकते। इतना आपके पास कॉमन सेंस है, लेकिन बात हमारी समझ में आनी चाहिए आपको कि अ डॉग के द्वारा डॉग के पूरे जाति का बोध हो रहा है। स्पष्ट है कि दुनिया में एक ही डॉग नहीं है जो कि वफादार जानवर होता है, दुनिया के सारे डॉग वफादार जानवर होते हैं। तो और डॉग के द्वारा डॉग के पूरे जाति का, पूरे समुदाय का बोध हो रहा है, तो जेनरिक या जनरलाइजिंग यूज कहलाएगा। और जेनरिक या जनरलाइजिंग यूज में हम चाहे ए लगाए, चाहे एन लगाए, चाहे द लगाए, सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। बाकी ए एन का प्रयोग हम नियमानुसार ही करेंगे। अब ये बात की बात है कि कहां पर ए लगाते, कहां पर एन लगाते, इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। जैसे अगला एग्जांपल है द डॉग। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। भाई इस सेंटेंस का भी अर्थ निकल रहा है कि कुत्ता एक वफादार जानवर होता है, तो एक ही कुत्ता नहीं है, एक ही डॉग नहीं है जो वफादार जानवर होता है, दुनिया के सारे डॉग वफादार जानवर होते हैं। तो यहाँ भी द डॉग के द्वारा ऑल डॉग्स का बोध हो रहा है, तो जेनरिक या जनरलाइजिंग यूज कहलाएगा। और जेनरिक या जनरलाइजिंग यूज में चाहे हम ए लगाए, चाहे एन लगाए, चाहे द लगाए, सेंटेंस बिल्कुल सही होता है। जैसे अगला एग्जांपल समझ लेते हैं। अगला एग्जांपल है An owl is a night bird. An owl is a night bird. एक उल्लू रात का एक पक्षी होता है। एक उल्लू रात का एक पक्षी होता है, तो दुनिया में एक ही उल्लू तो है नहीं जो कि रात का पक्षी होता है, दुनिया के सारे उल्लू रात के पक्षी होते हैं। स्पष्ट है कि एन आउल के द्वारा आउल के पूरे जाति का बोध हो रहा है, पूरे समुदाय का बोध हो रहा है, अर्थात जेनरिक या जनरलाइजिंग यूज कहलाएगा। और जेनरिक या जनरलाइजिंग यूज है तो चाहे अ लगाइए, चाहे एन लगाइए, चाहे द लगाइए, सेंटेंस सही होगा। बाकी अब इतना तो कॉमन सेंस सही है कि आउल के पहले हम अ का प्रयोग नहीं करेंगे, एन का ही प्रयोग करेंगे। अगर इसी सेंटेंस को हम लिख देते हैं द आउल इज अ नाइट बर्ड। द आउल इज अ नाइट बर्ड। इस सेंटेंस का भी अर्थ निकल रहा है कि उल्लू रात का एक पक्षी होता है, यानी एक उल्लू रात का एक पक्षी होता है। तो स्पष्ट है कि एक ही उल्लू नहीं है जो कि रात का एक पक्षी होता है। द आउल के द्वारा आउल के पूरे जाति का बोध हो रहा है,
पूरे समुदाय का बोध हो रहा है, अर्थात स्पष्ट है कि आउल के पूरे जाति पूरे समुदाय का बोध हो रहा है, तो जेनेरिक या जनरलाइजिंग यूज कहलाएगा। और जेनेरिक या जनरलाइजिंग यूज है तो स्पष्ट है कि हम अ लगाए तब भी सही, एन लगाए तब भी सही और द का प्रयोग करें तब भी सही। तो स्पष्ट हो गया कि जेनेरिक या जनरलाइजिंग यूज में हम ए लगाते हैं तब भी सेंटेंस सही है, एन लगाते हैं तब भी सेंटेंस सही है, द का प्रयोग करते हैं तब भी सेंटेंस सही है। इस प्रकार से जेनेरिक या जनरलाइजिंग यूज आपको अच्छे से समझ में आती होगी बात। जैसे कहा जाए कि अ काउ इज अ पेट एनिमल, एक गाय एक पालतू जानवर होती है। तो भाई अ काउ के द्वारा केवल एक ही गाय का बोध तो हो नहीं रहा है कि दुनिया में एक ही गाय है जो पालतू जानवर है। अ काउ के द्वारा काउ के पूरे जाति का बोध हो रहा है, अर्थात मीनिंग निकल रहा है कि एक गाय एक पालतू जानवर होती है, अर्थात दुनिया की सारी गाय एक एक करके दुनिया की सारी गाय पालतू जानवर होती है। तो स्पष्ट हो गया कि अ काउ के द्वारा काउ के पूरे जाति का बोध हो रहा है। अगर इसको हम लिख देते हैं द काउ इज अ पेट एनिमल, तब भी सेंटेंस सही है कि गाय एक पालतू जानवर होती है। द काउ के द्वारा भी काउ के पूरे जाति का बोध हो रहा है, तो जेनेरिक या जनरलाइजिंग यूज कहलाएगा। और जेनेरिक या जनरलाइजिंग यूज है तो चाहे ए लगाए, चाहे एन लगाए, चाहे द लगाए, सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। नियमानुसार हम ए एन का प्रयोग कर सकते हैं या द का प्रयोग कर सकते हैं, तब भी सेंटेंस सही होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम समझते हैं स्पेसिफिक या रेस्ट्रिक्टिव यूज क्या होता है। जेनेरिक या जनरलाइजिंग यूज आपको समझ में आ गया। स्पेसिफिक और रेस्ट्रिक्टिव यूज आप फाइंड करें। स्पेसिफिक या रेस्ट्रिक्टिव यूज ऑफ आर्टिकल क्या होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। स्पेसिफिक या रेस्ट्रिक्टिव यूज का नियम कहता है कि जब किसी संज्ञा शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष का बोध होता है, जब वाक्य में किसी संज्ञा शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष अथवा वस्तु विशेष का बोध होता है, तो ऐसे स्थिति में हम वहां पर आर्टिकल के स्पेसिफिक या रेस्ट्रिक्टिव यूज का प्रयोग करते हैं। और स्पेसिफिक या रेस्ट्रिक्टिव यूज कहता है कि हम हमेशा उस संज्ञा शब्द के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे जिस संज्ञा शब्द का प्रयोग वाक्य में स्पेसिफिक तरीके से किया गया है या रेस्ट्रिक्टिव तरीके से किया गया है। और स्पेसिफिक या रेस्ट्रिक्टिव यूज ऑफ आर्टिकल की बात भी आपको समझ में आ गई कि संज्ञा शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष का बोध होना चाहिए। आइए इस बात को एग्जाम्पल के माध्यम से भी जान लीजिए। जैसे कहा जाए आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। द डॉग इज ब्लैक, वह कुत्ता काला है। मेरे पास एक कुत्ता है, वह कुत्ता काला है। स्पष्ट हो गया कि वही कुत्ता काला है जो आई के पास है। द डॉग के द्वारा किसी स्पेसिफिक डॉग की बात हो रही है। इसका मतलब यह नहीं निकल रहा है कि दुनिया के सारे कुत्ते काले होते हैं, ऐसा इसका मीनिंग यहाँ नहीं निकल रहा है। इसका मीनिंग निकल रहा है कि वही कुत्ता काला है जो आई के पास है, अर्थात किसी स्पेसिफिक डॉग की बात हो रही है, किसी रेस्ट्रिक्टिव डॉग की बात हो रही है। और जब वाक्य में किसी संज्ञा शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष का बोध होता है, तो ऐसे स्थिति में हम उस संज्ञा शब्द के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वह स्वतः ही स्पेसिफिक या रेस्ट्रिक्टिव यूज हो जाता है।
और एक और भी बात याद रखिए कि स्पेसिफिक या रेस्ट्रिक्टिव यूज को ही डेफिनिट यूज ऑफ आर्टिकल के नाम से भी हम जानते हैं। इसको हम डेफिनिट यूज भी कह सकते हैं, डेफिनिट यूज ऑफ आर्टिकल। अर्थात स्पष्ट हो गया कि जब किसी संज्ञा शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष का बोध होता है। जैसे अगला एग्जांपल है, रेहाना हैज एन एलिफेंट। रेहाना हैज एन एलिफेंट। The elephant is lame। रेहाना के पास एक एलिफेंट है, वह एलिफेंट लेम है, लंगड़ा। तो द एलिफेंट इज लेम, वह एलिफेंट लंगड़ा है, अर्थात स्पष्ट है कि वही एलिफेंट लंगड़ा है जो रेहाना के पास है। यानी कि द एलिफेंट के द्वारा किसी स्पेसिफिक एलिफेंट की बात हो रही है, अर्थात दुनिया के सारे एलिफेंट लंगड़े नहीं होते, उसी एलिफेंट की बात हो रही है जो रेहाना के पास है। तो स्पष्ट हो गया कि जब वाक्य में किसी संज्ञा शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष का बोध होता है, तो ऐसे स्थिति में हम वहां पर आर्टिकल के स्पेसिफिक या रेस्ट्रिक्टिव यूज का प्रयोग करते हैं। इसी को डेफिनिट यूज ऑफ आर्टिकल के भी नाम से जानते हैं। और डेफिनिट आर्टिकल कहता है, डेफिनिट यूज ऑफ आर्टिकल कहता है, स्पेसिफिक या रेस्ट्रिक्टिव यूज ऑफ आर्टिकल कहता है कि उस संज्ञा शब्द के पहले हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा, जिसका प्रयोग वाक्य में स्पेसिफिक या रेस्ट्रिक्टिव या डेफिनिट तरीके से किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो यहां से स्पेसिफिक यूज ऑफ आर्टिकल और जेनेरिक यूज ऑफ आर्टिकल की बात आपको समझ में आ गई। जैसे एग्जांपल अगला है कि जैसे कहा जाए कि आई सॉ अ बॉय ऑन द रोड, मैंने सड़क पर एक लड़के को देखा। द बॉय वाज अंडर साइज, वह लड़का बौना था। अर्थात स्पष्ट है कि द बॉय वाज अंडर साइज, वह लड़का बौना था, यानी वही लड़का बौना था जिसको मैंने सड़क पर देखा था। तो यहाँ पर द बॉय के द्वारा किसी स्पेसिफिक बॉय का बोध हो रहा है, तो स्पेसिफिक या रेस्ट्रिक्टिव यूज कहलाएगा। तो यहां से जेनेरिक या स्पेसिफिक यूज की बात आपको समझ में आ गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे एक छोटी सी बात याद रखेंगे आप। एक रूल होता है इस आर्टिकल में, लेकिन इससे पहले एक और भी बात जान लीजिए कि यहां से एक नियम आपको और भी मिल गया। यह कॉन्सेप्ट बना लीजिए पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में, और पूरे आर्टिकल में यह बात लागू होगी कि जब किसी संज्ञा शब्द का मेंशन पहले हो चुका होता है, या इसी को ऐसे कह लीजिए कि जिस संज्ञा शब्द के बारे में हम पहले से जान रहे होते हैं और उसका प्रयोग दोबारा वाक्य में होता है, तो वह अपने आप स्पेसिफिक या रेस्ट्रिक्टिव हो जाता है और उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि जब किसी संज्ञा शब्द के बारे में हम पहले से फेमिलियर होते हैं, हम पहले से जानकारी रखते हैं, तो जब उसका प्रयोग वाक्य में दोबारा होता है तो उसके पहले हम आर्टिकल द का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि वह अपने आप स्पेसिफिक या रेस्ट्रिक्टिव या डेफिनिट यूज बन जाता है। तो इस बात को भी पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में आप याद रखेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली बात है, यह एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसे अ डॉग है, एन एलिफेंट है, जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाक्य में पहली बार प्रयोग होता है तो उसके पहले हम नियमानुसार आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाक्य में दोबारा प्रयोग होता है
तो वह अपने आप स्पेसिफिक या रेस्ट्रिक्टिव बन जाता है और उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। यह बात आप याद रखेंगे, लेकिन केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही यह बात लागू नहीं होती। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन अथवा अनकाउंटेबल नाउन भी जब वाक्य में दोबारा प्रयोग होता है तो वह अपने आप स्पेसिफिक या रेस्ट्रिक्टिव बन जाता है और उसके पहले हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। बाकी अगर पहली बार आएगा जब वह प्लूरल काउंटेबल नाउन और वह अनकाउंटेबल नाउन पहली बार आएगा तो अब उसके पहले हम ए एन तो लगा नहीं सकते, क्योंकि ए एन लगाने से पहले हमने कंडीशन आपको बताया है कि ए एन तभी लगाएंगे जब वह संज्ञा शब्द सिंगुलर होगा, काउंटेबल होगा और इंडेफिनिट होगा और नाउन होगा। यह कंडीशन हम पहले बता चुके हैं। तो अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन भी और अनकाउंटेबल नाउन भी वाक्य में पहली बार आएगा तो ए एन तो नहीं लगेगा, हो सकता है कुछ और लगा रहे, लेकिन जब वह नाउन वाक्य में दोबारा आएगा तो अपने आप पर डेफिनेट ये स्पेसिफिक बन जाएगा और उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए there were some students in the class yesterday। कल कक्षा में कुछ लड़के थे। The boys were making a noise। There were some students in the class yesterday। कल कक्षा में कुछ लड़के थे। यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लूरल फॉर्म में है, देखिए ए एन नहीं आया है, यहाँ पर सम आया है, लेकिन यही नाउन द स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइज, यही नाउन दोबारा आया हुआ है यहाँ पर और दोबारा आया है तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यह अपने आप स्पेसिफिक बन गया, अपने आप यह रेस्ट्रिक्टिव बन गया। तो यह बात याद रखेंगे कि प्लूरल काउंटेबल नाउन भी अगर वाक्य में दोबारा आता है तो अपने आप को स्पेसिफिक बन जाता है और उसके पहले हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन भी वाक्य में दोबारा आए तो उसके पहले हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है, क्योंकि वह स्वतः ही स्पेसिफिक या रेस्ट्रिक्टिव बन जाता है। जैसे कहा जाए there is some water, there is some water in the well। कुएं में कुछ पानी है। The water is very dirty। वह पानी बहुत गंदा है। तो सम वाटर, वाटर वाक्य में पहली बार आया हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले ए एन तो आ नहीं सकता, इसके पहले सम आया है, लेकिन यही वाटर वाक्य में दोबारा आ गया, यह अपने आप स्पेसिफिक बन गया, अपने आप रेस्ट्रिक्टिव बन गया और इसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अर्थात स्पष्ट हो गया कि कोई अनकाउंटेबल नाउन भी अगर वाक्य में दोबारा आता है तो यह स्वतः ही स्पेसिफिक या रेस्ट्रिक्टिव बन जाता है और उसके पहले हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। आप जब भी बैठिए, आप जब भी YouTube देखिए तो निश्चित रूप से पेपर और पेन के साथ बैठिए। जो बातें आपको अच्छी लगे आप उसको नोट करते चलिए ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं और इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं। किसी प्रकार का सुझाव है, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप संगम एकेडमी के इनबॉक्स पे जाइए और जाकर टाइप कीजिए, मैसेज कीजिए, हमें सेंड कीजिए। हम आपके मैसेज का इंतजार करते हैं, आपके लिए हम और भी मेहनत कर सके।
ताकि हम आपके लिए आपको और भी सपोर्ट कर सके। इस प्रकार से आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।